हेलो दोस्तों, रिद्धिमा कंसेप्ट पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो हम जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं बीजेटी पर। जैसे कि हमने अभी तक सेमीकंडक्टर पे वीडियो बनाई थी, दो वीडियो बनाए थे, जिसके अंदर हमने पी डायोड, पी टाइप के अर्धचालकों के बारे में, एन टाइप के अर्धचालकों के बारे में समझा था। अब हमारे पास इसका तीसरी इक्वेशन आती है कि जब पी और एन के अलावा किस प्रकार से आप अर्धचालकों को बना सकते हैं। तो इसके लिए एक बनाया गया था जिसका हम बोलते हैं बीजेटी, जिसका दूसरा नाम है, फुल फॉर्म अगर इसका देखेंगे तो आएगा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब ये जो है ये थ्री टर्मिनल डिवाइस है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एक थ्री टर्मिनल डिवाइस होती है जिसके अंदर तीन तरीके से हम अर्धचालकों का प्रयोग करते हैं। इसमें पी और एन दोनों प्रकार के अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है और उनके कॉम्बिनेशन से हम तीन तरीके के अर्धचालकों के निर्माण से एक ट्रांजिस्टर का निर्माण करते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं, इसके अंदर मेन तीन प्रकार के आपके पास अर्धचालक प्रयोग होते हैं, जिनके नाम होते हैं एमीटर, दूसरा होता है बेस और तीसरा होता है कलेक्टर। एमीटर को हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जक, बेस को बोलते हैं हिंदी में आधार और कलेक्टर को बोलते हैं संग्राहक। यानी तीन प्रकार के अर्धचालकों से हम बीजेटी का निर्माण करते हैं। अब पीएन जंक्शन डायोड में हमें पता है कि दो प्रकार के अर्धचालकों का हमने यूज किया था, पी प्रकार के और एन प्रकार के। यह कैसे डिफरेंट है? इसमें डिफरेंस ये आता है कि उसके अंदर डोपिंग का लेवल सेम रहता है। पीएन जंक्शन डायोड के अंदर जो डोपिंग का लेवल होता है पी टाइप में और एन टाइप में दोनों में सेम रहता है, जबकि इसके अंदर जब आप देखेंगे तो डोपिंग का लेवल अलग होता है। डोपिंग का लेवल मतलब आप उसमें कितनी अशुद्धि मिलाते हैं। अब उत्सर्जक के अंदर जो डोपिंग का लेवल होता है, डोपिंग हाईएस्ट होती है। इसी प्रकार जब हम बेस की बात करते हैं तो इसका जो डोपिंग लेवल होता है वो आपके उत्सर्जक से कम होता है। इसी प्रकार जब कलेक्टर की बात करते हैं तो इसका जो डोपिंग लेवल होता है ये मिडिल में होता है और इसका होता है लेसर या मिनिमम। यानी हमारे पास तीन प्रकार के अर्धचालक होते हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को बना सकते हैं। अब अभी तक हमने ये समझ लिया कि डोपिंग लेवल किसका ज्यादा होता है और किसका इसका बीच में होता है और किसका सबसे कम होता है। कलेक्टर का सबसे कम इसलिए रखा जाता है कि इसका कार्य होता है कि जितने भी आपके उत्सर्जक से अधिकतम बहुमत वाले आवेश होंगे वो ज्यादा से ज्यादा कलेक्टर तक पहुंचे। अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है कि ये तो हमने इसका डोपिंग लेवल तय कर दिया, अब इसको हम बनाएंगे तो उसमें इसकी जो साइज होगी वो भी डिफरेंट होती है। तो अगर हम डोपिंग लेवल में देखें तो डोपिंग लेवल में इसका क्रम जो होता है वो होता है एमीटर इज ग्रेटर देन बेस इज ग्रेटर देन कलेक्टर। जबकि साइज में देखें तो साइज में आपके बनेगा कलेक्टर इज ग्रेटर देन एमीटर इज ग्रेटर देन बेस। यानी बेस का साइज सबसे कम रखा जाता है, कलेक्टर का साइज सबसे अधिक रखा जाता है। अब इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाने का बड़ा सिंपल तरीका होता है। आप क्या करेंगे कि तीन लेयर बनाएंगे। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एनपीएन, एक होता है पीएनपी। अब ये वाला जो हिस्सा होता है इसको आप बोलते हैं, माफ कीजिएगा, ये एक्चुअल में यहां तक बनेगा और बेस जो बनेगा वो पतला सा बनेगा, कलेक्टर जो बनेगा वो सबसे बड़ा बनेगा। ये साइज आपको याद रखनी बहुत जरूरी है क्योंकि साइज से ही डिफाइन होगा कि कौन सा टर्मिनल है। अब ये ई हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो तीन टर्मिनल हम इसमें यूज करेंगे। अब ये वाला जो टर्मिनल होता है इसको ई वाला टर्मिनल बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको कलेक्टर बोलते हैं। ई बी और सी, ई बी सी आ गया आपके पास। अब आप इसमें बनाएंगे, एक बनाएंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर, दूसरा आप बनाएंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी के अंदर आपको पता है कि पीएनपी के अंदर कौन सी अशुद्धि ज्यादा होती है, आपके पास होल्स ज्यादा होंगे। तो अब पीएनपी जैसे बनेंगे तो अब किसमें क्या होगा कि दो डिप्लीशन लेयर या दो जंक्शन बन रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब ये अगर ये P है, ये N है और ये P है, इसी प्रकार ये N है, ये P है, ये N है। तो अगर आप P को कैसे प्रदर्शित करते हैं, माइनस से ऊपर आपके पास होल, इसी प्रकार माइनस होल, इसी प्रकार माइनस होल, इसी प्रकार से हम इसको बनाते जाएंगे। अब हमें यह ध्यान रखना है कि जो इसके अंदर इसको बताते समय भी हमें यह ध्यान हमेशा रखना है कि आपके पास जब इसको आप बना रहे हैं तो ये सही प्रकार से बने। लेकिन जहां पर भी डिप्लीशन लेयर होगी तो डिप्लीशन लेयर के अंदर कहीं पर भी आप देखेंगे कि आपके कोई भी मुक्त आवेश नहीं है। अब बीच में एन है तो इसको आप प्लस से बताएंगे, अगेन ये प्लस,
अब इसको प्लस से और माइनस से हम क्यों बता रहे हैं? प्लस और माइनस से बताने का कारण यह है कि जब इसका निर्माण किया जाता है, पी प्रकार का अर्धचालक या एन प्रकार का अर्धचालक, तो पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक जो होता है वो शुद्ध अवस्था में जब होता है तब वह न्यूट्रल होता है, उसका कोई भी उसमें आवेश का मूवमेंट अधिक नहीं होता है। इसका कारण क्या होता है? जो बीच में जंक्शन पे डिप्लीशन लेयर बनती है वो इसके मूवमेंट को रोकती है। अब आपने इस तरीके से बना दिया। अब इसकी डोपिंग सबसे कम है, तो इसकी डोपिंग आपको सबसे कम करनी है। अब इसकी आप डोपिंग देखेंगे तो उसकी तुलना में बिल्कुल हम कम बनाएंगे। अब डोपिंग लेवल का मतलब क्या है कि डोपिंग लेवल का मतलब है कि इसके अंदर अब ये वापस आपके पास यहां पर होल्स होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि इसकी तुलना में इसकी कम है और इसकी तुलना में, और ये यहां पर आप देखेंगे तो इसको भी हम कम बताने के लिए इसमें से एक रिमूव कर देते हैं। इसी प्रकार से आपके पास एनपीएन होगा। एनपीएन के अंदर आप देखेंगे तो ये प्लस, यहां पे डॉट, डॉट का मतलब यहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है। इस प्रकार से हम इसको हम बनाएंगे। जहां पे डिप्लीशन लेयर होगी वहां पर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन या किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं बनाएंगे, यह हमें सुनिश्चित करना है। अगेन इसके अंदर और भी बना सकते हैं हम ऐसे करके, ताकि यह दिखे कि इसकी डोपिंग लेवल ज्यादा है। अब वापस यहां पर माइनस बनाएंगे तो ये P है, तो यहां पर आप होल्स बनाएंगे। अगेन यहां पर माइनस, माइनस बताने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो आपके पास परमाणु है वो न्यूट्रल अवस्था में, उसके पास एक आपके पास जगह खाली है, एक आवेश की जगह खाली है। इसी प्रकार यहां पे अब ये एन ही है। अब इसमें आप देख सकते हैं आपके डोपिंग का लेवल भी हमने बदल दिया है, और यहां पर जहां पर डिप्लीशन लेयर है वहां पर कोई भी मुक्तावेश नहीं है। तो हमारे पास दो प्रकार के एनपीएन और पीएनपी, दो प्रकार के हमारे पास आपके पास ट्रांजिस्टर होते हैं। अब इसके तीन टर्मिनल हमने समझ लिए किस प्रकार से होता है। अब इनको आपस में जब जोड़ा जाता है तब किस प्रकार से इसमें आवेश का आदान प्रदान होता है। सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे ही आप इस पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई बाहर से कोई कनेक्शन नहीं दे रहे, तब क्या हो रहा है कि आपके यहां से, जैसे ये एनपीएन है, एनपीएन के पास पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे, ये क्या होता है, बेस में जाते हैं। और बेस में जाते हैं क्योंकि बेस का एक तो चौड़ाई कम है, दूसरा उसका डोपिंग लेवल कम है, तो बेस ज्यादा समय तक उसको रोक नहीं पाता और वो आगे जाके इसमें कलेक्टर की तरफ मूव कर जाते हैं। अब कलेक्टर की तरफ मूव करेंगे तो इसको ये बढ़ते, यहाँ पे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। अब इसके बाद हम इसकी बाइसिंग करते हैं। बाइसिंग का उद्देश्य ये होता है कि कलेक्टर में जो हमारे पास संख्या आ रही है उसको हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ा सकें। तो इसके लिए हमारे पास तीन प्रकार के कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं। जो पहला कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करते हैं कि जो आपके पास एमिटर और बेस होता है उसको तो हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस कर देते हैं, और आपके पास बेस और कलेक्टर होता है उसको रिवर्स बायस कर देते हैं। अब इसका पहले सिंबल बनाएंगे हम। सिंबल बनाने का तरीका क्या है आपके पास कि आप इसमें एनपीएन है, एनपीएन का सिंबल क्या होगा, बाहर की तरफ धारा बनाएंगे। एक आपको चीज हमेशा याद रखनी है, जो करंट का सिंबल हमेशा जो बनेगा वो हमेशा एमीटर पे बनेगा, इसके अलावा कोई भी सिंबल हम नहीं बनाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एमीटर और बेस को फॉरवर्ड बायस करेंगे और इसको आप कहते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या करेंगे, चूंकि ये n है, ये p है, ये n है। अब इसको अगर आपको फॉरवर्ड बायस करना है तो आपके पास n p n में n को आप क्या करेंगे कि आप नेगेटिव पे जोड़ेंगे और p को आप पॉजिटिव से जोड़ देंगे। इसी प्रकार इसको आपको रिवर्स बायस करना है तो p को आप नेगेटिव से जोड़ेंगे, n को आप पॉजिटिव से जोड़ेंगे यहां पे, तो ये रिवर्स बायस हो गया। अब इससे क्या होगा, ये आपके है बीजेटी। अब ये जो करंट है यहां पे इसको बोलते हैं आईसी। अब अगर इसको हमें मेजर करना है तो यहां पे हम एक लोड लगा देंगे आरएल। आरएल के दो सिरों पर जो करंट आ रहा है उसको हम मेजर कर लेंगे। यहां पे इनपुट पे हमने या तो हम ये बाइसिंग कर रहे हैं, अब जो बाइसिंग कर रहे हैं ये बाइसिंग हमने क्या किया, इसको हमने किया फॉरवर्ड बायस, हमने ई बी जंक्शन को किया है फॉरवर्ड बायस, और बी सी जंक्शन को हमने किया है रिवर्स बायस। अब ईबी को जो फॉरवर्ड बायस किया और इसको रिवर्स बायस किया
तो आप देख सकते हैं यहां पर नेगेटिव कनेक्ट है। जब n पे आप नेगेटिव साइड जोड़ेंगे किसी भी बैटरी का, उससे होगा क्या? जैसे ही आपने n पे नेगेटिव साइड जोड़ा, उससे क्या होगा कि जो यहां पर आपके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन्स थे, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जब यहां पर नेगेटिव है तो यह क्या करेगा कि इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को विरोध करेगा, इनको आगे की तरफ भेजेगा। अभी आगे की तरफ किधर जाएंगे? बेस में जाएंगे। अब क्योंकि बेस की हमने एक तो चौड़ाई कम रखी है, दूसरा बेस की हमने डोपिंग लेवल कम रखी है, तो इससे क्या होगा कि बेस का जो करंट है, बेस की तरफ जो आपके पास ये जा रहा है, जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यह इसको ज्यादा दिन संरक्षित नहीं रख पाएगा, आगे की तरफ जाएगा। अब आगे की तरफ कहां जाएगा? कलेक्टर में जाएंगे। अब कलेक्टर का चूंकि हमने डोपिंग लेवल कम कर रखा है, तो इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रखने की क्षमता होती है। तो इसको कैसे करेंगे? अब जब इसको हमने फॉरवर्ड बायस किया था, इसकी वजह से क्या हुआ कि ये यहां से इलेक्ट्रॉन बेस की तरफ आए। अब वो इलेक्ट्रॉन आ गए यहां पर बेस में। अब बेस को हमने क्या कर रखा है? नेगेटिव से कनेक्ट कर रखा है। जब बेस को आपने नेगेटिव कनेक्ट किया तो इससे क्या हुआ कि बेस नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव थे, तो वो क्या करेगा? वहां के इलेक्ट्रॉनों को पुश करेगा। और वो पुश कहां करेगा? वो करेगा कलेक्टर की तरफ। तो उसकी वजह से जो करंट पैदा होगा उसको आप बोलते हैं आईसी। इसको आप बोलते हैं आईसी, जिसको आपके बोलते हैं कलेक्टर करंट। हिंदी में इसको बोला जाता है संग्राहक धारा। अब हमारे पास जो इनपुट करंट है वो इसमें कौन सा रहेगा? इनपुट करंट अगर आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे इसको बोलेंगे आईई। इसी प्रकार से आपके बेस की तरफ जो करंट जा रहा है उसको बोलेंगे आईबी। अब हम देखेंगे कि इनपुट करंट हमारे पास आई है और आउटपुट करंट दो है, एक आईबी और एक आईसी। किसी भी अगर इसमें आप किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे तो एक बहुत ही सिंपल नियम लागू होता है कि एक पॉइंट पर IE इक्वल्स टू IB प्लस IC, यानी इनकमिंग करंट्स और आउटगोइंग करंट्स का, अगर हम आउटगोइंग करंट और इनकमिंग करंट एक बिंदु पर देखेंगे तो उनका अगर इक्वेट करेंगे तो बराबर होंगे। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराएं बराबर होती हैं, यह बोलता है किरचॉफ्स लॉ। अब ये हमने इसमें लगाया, ये हमारे पास आ गया। इसमें अगर हमें गुणांक निकालना है कि कितना इसमें प्रवर्धन हुआ, देखिए पीएन जंक्शन डायोड का कार्य बहुत सिंपल था, उसको स्विच की तरह काम में लेते थे, लेकिन इसको जो हम काम में ले रहे हैं इसको हम स्विच की तरह काम नहीं ले रहे हैं, इसको एक्चुअल में करंट बढ़ाने के लिए ले रहे हैं। जो करंट कितना बढ़ेगा उसको हम बोलेंगे अल्फा, और अल्फा होगा आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। इनपुट करंट है यहां पे IE। अब इसमें जो परिवर्तन होगा उसको हम बोलेंगे उभयनिष्ठ आधार गुणांक। उभयनिष्ठ आधार गुणांक यानी कितना उसमें परिवर्तन आया। अब ये जो परिवर्तन है इसको अल्फा बोलते हैं। अब हमारे पास जो आउटपुट करंट है, जब यहां पर आप कोई भी बाइसिंग नहीं करते हैं, इस जगह पे जब आप कोई इनपुट पे कोई बाइसिंग नहीं करते हैं, तो जो आपके करंट पैदा होता है उसको हम बोलते हैं लीकेज करंट। अब उस करंट को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? IC इक्वल्स टू अल्फा IE प्लस ICBO। अब हम बोल रहे हैं कि इनपुट पे हमने कोई बाइसिंग नहीं कर रखी है। जब इनपुट पे बाइसिंग नहीं है तो IC की वैल्यू उस समय जो आएगी बहुत कम होती है, लेकिन ये आती है ICBO। ये होता है, इसको आप बोलते हैं कलेक्टर लीकेज करंट। कलेक्टर में लीकेज होने वाला करंट, इसको बोलते हैं ICBO। और ये ICBO जो होता है या कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में लीकेज में करंट होने वाला लीकेज है, वो है जो संग्राहक धारा पर पहुंच रहा है। अब संग्राहक धारा पे जो पहुंच रहा है यानी संग्राहक तक जो पहुंच रहा है उसको हमने इससे शो किया है। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई अल्फा इक्वल टू डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE। यहां पे डेल्टा हम वर्ड इसलिए यूज करें कि यदि आपने इनपुट में AC करंट अगर यूज कर लिया है तो आप इसमें डेल्टा का प्रयोग करेंगे, और यदि अगर आप इसमें DC करंट यूज कर रहे हैं इनपुट के अंदर तो आप इसमें लिखेंगे IC अपॉन IE। दो चीजें हो गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसकी अगला स्टेप जो इसमें पढ़ने के लिए हमारे पे जरूरी है वो आता है इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके इनपुट और आउटपुट के जो कर्व है उसको हम ड्रॉ करेंगे। हम देखेंगे कि उससे कितना फर्क पड़ता है, कैसे बनते हैं और किसके बीच में होगा। अब इसमें आप देखेंगे कि इनपुट करंट कौन सी है? IE। इसके अंदर जो धारा है वो आपके विद्युत वोल्टेज है वो कौन सा है? VBE। ऐसे ही आउटपुट पे जो वोल्टेज है यहां पर उसको आप बोलेंगे VBC या CB, VCB भी बोलेंगे। आउटपुट करंट कौन सा है? IC। यानी हम इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। अब संबंध स्थापित करने के लिए यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया है। अब इसी को हम इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि बेसिकली हो क्या रहा है यहां पर। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बताते हैं, वो होगा आपके पास VBE तथा IE के मध्य, दो के मध्य हो रहा है। अब दो के मध्य जो करंट होता है
वो कौन सा होगा, इसको हम समझने के लिए देखिए अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से ये मेंशन किया गया है। कुछ किताबें जिनको हम यूज कर रहे हैं, जो बुक्स को यूज कर रहे हैं, उसमें आप ये देखेंगे कि इसमें अलग अलग तरीके से इसको समझाया गया है। लेकिन जो हमारे लिए जरूरी है वो यह समझना जरूरी है कि इसकी इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो बनेगी, वो पहला वाला जो जंक्शन है वो एक फॉरवर्ड बायस जंक्शन है। तो पहले जंक्शन में इनपुट आउटपुट इनपुट की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो वैसे ही होगी जैसे कि आपने उसमें शो की थी, किसमें, पीएन जंक्शन डायोड में शो की थी। अब इसमें जैसे जैसे आप वीसीबी की वैल्यू को बढ़ाएंगे, वीसीबी की वैल्यू को जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपके आउटपुट की आई, यहां का आउटपुट ये भी बढ़ता जाएगा। जैसे वीसीबी इक्वल टू 10 वोल्ट है, वीसीबी इक्वल टू 1 वोल्ट है, और ये वीबी है और ये आई है। आई को हम मेजर करते हैं मिली एम्पियर में, इसको वीबी को मेजर करते हैं वोल्ट में। और इसमें ये ग्राफ क्या बता रहा है कि जैसे जैसे आप वीसीबी यानी आउटपुट के वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपके इनपुट की धारा भी बढ़ती जाएगी। ये धारा कौन सी है, आईई है। इस चीज को बोला जाता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रारंभ में क्या होता है कि यह धारा बिल्कुल कम होती है, लगभग जीरो होती है, क्योंकि ये वही कैरेक्टरिस्टिक है। यहां वाली यहां तक क्या है कि ये आपके ये पूरी की पूरी विद्युत धारा कौन सी बता रहा है, जो आपने पीएन जंक्शन डायोड को, पीएन जंक्शन डायोड की जो हमने वीआई कैरेक्टरिस्टिक का फॉरवर्ड वाला बायस वाला बताया था, वही ये बता रहा है। अब दूसरा जो होगा वो इसके रिवर्स बायस का होगा। अब उसको हम कैसे बनाएंगे, एक और चीज आपको बता देता हूं, इसको हिंदी में बोला जाता है क्षरण धारा, इंग्लिश में बोलते हैं लीकेज करंट। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करेंगे। आउटपुट वाले में हमारे पास क्या क्या है, आपके पास वीसीबी और आईसी। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो आपके आएगा। अब इसमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को समझना बड़ा आसान था। अब इसको मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा ढंग से दिखे और ढंग से आप इसको समझ पाए। यहां तक हमने नोट डाउन कर लिया है। इसमें 3 क्षेत्र आ जाते हैं। अब वो 3 क्षेत्र कौन से होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला क्षेत्र जो होता है उसको आप बोलते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है आप देखेंगे 3 क्षेत्र है। अब ये इसमें इनपुट जो वोल्टेज है वो आई की वैल्यू जब आपके पास 0 मिली एम्पियर होती है। अब 0 मिली एम्पियर का मतलब क्या है, ये लीकेज करंट वाली स्थिति है। अब ये लीकेज करंट वाली स्थिति है, यहां पे जो आईसी का मान है आप देखेंगे बहुत कम है। जैसे जैसे ये इसको बढ़ा रहे हैं आईसी का मान भी बढ़ता जाएगा, और आईसी का मान जो बढ़ेगा यहां पे हम देखेंगे ये मिली एम्पियर में है, और इसको हम वोल्ट में बनाएंगे। आपके पास 3 क्षेत्र है, एक जब आई की वैल्यू 0 है, दूसरा है आई की वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं 10 20, ऐसे ही आई की वैल्यू को हम 30 मिली एम्पियर। जैसे जैसे हम करंट को बढ़ा रहे हैं आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपके आई की वैल्यू बढ़ रही है वैसे ही आईसी की वैल्यू बढ़ रही है। और ये क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आईसी की हमने वैल्यू लिखी थी अल्फा आईई प्लस आई सीबीओ। अब यहां पे आई सीबीओ कौन सा है, ये वाला, जहां पर आई की वैल्यू आपके पास सबसे कम थी। तो ये जो वैल्यू आ रही है दिस इज आई सीबीओ। अब ये जो क्षेत्र है आपके पास 3 तरीके के क्षेत्र आ गए आपके पास। जो पहला क्षेत्र जिसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है ये वाला क्षेत्र, यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं सक्रिय क्षेत्र, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव रीजन। दूसरा आपके क्षेत्र बोलते हैं जहां पे आई ई की वैल्यू 0 होती है, इसको बोला जाता है कट ऑफ क्षेत्र। और इससे पहले वाला जो बोला जाता है उसको बोलते हैं संतृप्त क्षेत्र। संतृप्त क्षेत्र, 3 क्षेत्र आते हैं हमारे पास। पहला क्षेत्र हम देखेंगे संतृप्त क्षेत्र, वो है जहां पर आपके पास आईसी की वैल्यू कुछ थी नहीं। एक समय के बाद आईसी की वैल्यू जब एकदम बढ़ी, जहां तक बढ़ी है उसके बाद वो स्थिर हो गई है। तो आप देखेंगे कि संतृप्त क्षेत्र में वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है, जब बढ़ना स्टार्ट होती है, और उसके बाद एक्टिव रीजन में ये बढ़ के स्थिर हो जाती है। अंत में थोड़ा सा इसमें एक सुधार आता है। लेकिन जब आई की वैल्यू जिसमें बिल्कुल 0 थी, उसके नीचे का जो क्षेत्र है उसको आप बोलते हैं कट ऑफ क्षेत्र। अब कट ऑफ क्षेत्र का पर्पस ये है कि इसके अंदर आपके पास जो वैल्यू होती है ये सिर्फ लीकेज करंट की होती है, यानी आपके अधिकतम जो बेस के अंदर आपके पास अल्पमत वाले आवेश है। बेस में अल्पमत वाले आवेश कौन से हैं, अगर एनपीएन है तो आपके पास उसके अंदर बेस के अंदर अल्पमत वाले आवेश जो होंगे वो होंगे आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर पीएनपी है तो पीएनपी के अंदर उसमें होंगे होल्स। ये हमें याद रखना है। तो वो आवेशों की वजह से जो आउटपुट पे करंट आ रहा है उसको हम इस तरीके से शो करते हैं। अब आपके पास 3 क्षेत्र होते हैं। अब जैसे जैसे हम कहते हैं कि जो आपके पास कट ऑफ क्षेत्र होता है इसमें सिर्फ
आईसीबीओ या आपके पास क्षरण धारा बहती है। दूसरे में आप देखेंगे कि इसके अंदर जो सक्रिय क्षेत्र है, इसके अंदर हमने क्या किया है कि यह एक्चुअल में आप इसकी बढ़ाने के लिए, करंट को बढ़ाने के लिए इसको प्रयोग में लेके आते हैं। और करंट कितना बढ़ रहा है इसमें, आप देखेंगे कि आपने क्या किया है कि आपने आगे वाले एरिया को अग्रवायस में और पीछे वाले एरिया को पश्चवायस में रखा है। इसकी वजह से करंट बढ़ा, और करंट बढ़ा, लेकिन करंट की वैल्यू जो है वो वीसीबी से स्वतंत्र है। यानी इस क्षेत्र के अंदर वीसीबी की वैल्यू कितनी भी हो, लेकिन करंट की वैल्यू उतनी ही रहती है। तो यह इसको बोला जाता है एक्टिव रीजन। और दूसरा आपके तीसरा जो एक्चुअल में संतृप्त क्षेत्र होता है, वो तब होता है जब वीसीबी की वैल्यू 0 से इधर होती है। अब तब जो आपकी धारा आती है वो उसका मान धीरे धीरे बढ़ता है, और उसके बाद इसमें क्या होता है कि आधार और उत्सर्जक जो होते हैं वो आपके दोनों संधियां जो होती है अग्रवायस में आ जाती है, क्योंकि आपने क्या कर दिया है कि वीसीबी को 0 कर दिया है। जब वीसीबी को 0 कर दोगे, यानी इसको आप 0 कर दोगे, तो आपकी ये दोनों संधि लिटरली अग्रवायस में होगी। अग्रवायस में होने की वजह से यहां से करंट जाएगा, और ये करंट लगातार बढ़ता जाएगा। तो इसको आप बोलते हैं सैचुरेशन रीजन या फिर संतृप्त क्षेत्र। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। आज के अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया, या इस टॉपिक में आपको चीज कोई समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको पिछले किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसमें प्रश्न डाल सकते हैं, आपको वापस एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। इसमें आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा क्षेत्र कहां आता है, किस क्षेत्र का क्या कार्य होता है, और किस क्षेत्र की वजह से कितना आउटपुट आता है। अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपके आई की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे आईसी की वैल्यू भी बढ़ रही है। आईसी इक्वल टू अल्फा आई प्लस आईसीबीओ है। अगर आईसीबीओ हम किसी लेवल पे मान लें इक्वल टू 0 हो जाए, तो आईसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा आई। और यही हमने अल्फा की वैल्यू निकाली थी, आईसी अपॉन आईई। दो की वैल्यू हमारे पास आ गई, यही वैल्यू हमने निकाली थी। यानी आईसीबीओ 0 होता है जब क्षरण धारा 0 होती है, तब उस पर मिलने वाला आउटपुट जो होता है उसको आईसी बोलते हैं। और आईसी अपॉन आई जो होता है इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ आधार गुणांक। अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर सीई के बारे में पढ़ेंगे, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से काम करता है। उसमें भी यही क्षेत्र है, यही की चीजें हैं, बस थोड़ा सा उसमें विन्यास में फर्क आता है, क्योंकि आपके पास एमीटर को आपने कॉमन कर दिया, इसलिए आपके पास आउटपुट में आप उसको पश्चवायस में कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और उस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।